नमस्कार, हॉर्बिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिंगापुर और जापान यात्रा को ऐतिहासिक और निवेश के लिहाज से अहम बताया। टोक्यो में मीडिया से बातचीत करते हुए सुरेश खन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री की ख्याति देश और दुनिया में बहुत अच्छी है और यह कारण है कि उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने दावा किया कि बेहतर कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे के विकास के चलते उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बन रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इस विदेश दौरे का सीधा फायदा राज्य में रोजगार और औद्योगिक विकास के रूप में देखने को मिलेगा। जापान से देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की ख्याति बहुत अच्छी है देश में और दुनिया में, और आज उसी का ये परिणाम है कि लोग मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए काफी उत्साहित हैं, काफी लालायित हैं। और ये ऐसा कम होता है कि जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 9 साल की जो प्रदेश में एक समर्पण भाव से सेवा की है, ये उसी का प्रतिफल है कि उनका एक अच्छा परसेप्शन पूरे देश में और पूरी दुनिया में है। गुड गवर्नेंस का, लैंड ऑर्डर के मेंटेनेंस का, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का, और हर तरह से विकास का पहिया तेजी से घूमे, ये उनकी इच्छा थी और इसमें काफी कुछ वो सफल भी हुए। जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है, मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन से वो सत्ता में आए तभी से ये मन बना लिया था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, और बाहर से जब तक कोई इन्वेस्टर नहीं आएंगे तब तक ये प्रदेश की स्थिति बेहतर नहीं होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार के ऊपर वो आगे बढ़े और 2018 में उन्होंने सबसे पहले इन्वेस्टर समिट किया। क्योंकि लैंड ऑर्डर की सिचुएशन इंप्रूव हुई, लगातार ऑर्गेनाइज क्राइम खत्म हुआ, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम के जो नीति थी उसके ऊपर काम करते करते मुख्यमंत्री जी की ख्याति ये पहुंच गई कि उत्तर प्रदेश अब सेफ और सिक्योर डेस्टिनेशन होगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इसके पहले भी बाहर गया है, मुख्यमंत्री जी ने ही भेजा था, चाहे वो एक्सपो मार्ट हो 2025 का जापान का या फिर डावोस का। तो जहां कहीं पर भी जाते हैं वहां ये मैसेज अच्छी तरह से है कि उत्तर प्रदेश एक सिक्योर्ड डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसी का जो है वो प्रतिफल हमको देखने को मिल रहा है कि लोग उत्तर प्रदेश में आने के लिए उत्सुक हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने ये मन बना रखा है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि बहुत बड़ी कंज्यूमिंग मार्केट है, 250 मिलियन पॉपुलेशन है, और हर तरह से एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है जो इन्वेस्टर्स हैं, और बिजली की पोजीशन भी इम्प्रूव हुई है। तो इन्वेस्टर यही चाहता है कि उसका वो जहां पर इन्वेस्ट करे, इंडस्ट्री लगाए, या फिर जहां पर वो किसी न किसी रूप में इन्वेस्ट करे तो उसको कुछ न कुछ फायदा हो। कोई सभी इन्वेस्टर्स एक ही बात चाहते हैं कि उनको इंडस्ट्री सेफ रहे, सिक्योर रहे और लाभ के लिए आते हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में चूंकि हमारा इंटरेस्ट ये है कि उनको लोगों को रोजगार मिलता है और हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलती है। जो उत्तर प्रदेश में जो सेक्टोरल पॉलिसीज हैं वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं और बहुत लिक्विडेटिव हैं, क्योंकि हर पॉलिसी के पीछे एक विचार ये था कि हम उत्तर प्रदेश को एक चूंकि उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं और बिना इन्वेस्टर्स के आए हुए ये होगा नहीं, इसीलिए 12 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, पहले उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हुई और उसका उत्पादन भी आ रहा है बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का।
लखनऊ से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल पर सोशल मीडिया में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि काउंसिल के अध्यक्ष संदीप भडोला ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि आरोप एक पूर्व संविदा कर्मी द्वारा लगाए गए हैं, जो पहले चोरी के मामले में जेल जा चुका है और अब जमानत पर बाहर है। काउंसिल का दावा है कि सभी सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन संचालित हो रही है और किसी भी प्रकार की नियमितता का सवाल ही नहीं उठता। साथ ही झूठे और सच्चाहीन आरोपों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मैं संदीप बडोला, चेयरमैन उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल। दरअसल उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का पुनर्गठन अप्रैल 2025 में हुआ और मई 2025 से मैं उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में एज ए चेयरमैन, हमारे रजिस्ट्रार प्रमोद त्रिपाठी और हमारी पूरी टीम जो गठित हुई है वो उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में मई 2025 से कार्य कर रही है, कार्य देख रही है। यहाँ चूँकि स्टाफ हमारा बड़ा है और 14 जुलाई 2025 को हमने मई में कार्यभार ग्रहण किया और 14 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में रात्रि में एक चोरी होती है, जिसमें यहाँ मेन चैनल का दरवाज़ा तोड़ा गया, गेट अंदर काफ़ी ताले वगैरह तोड़ के चोरी हुई और चोर जाते समय वो DVR भी यहाँ से जो हमारे कैमरे लगे हैं उनकी DVR भी ले गए थे। उसकी हमने चोरी की FIR संबंधित थाने में दर्ज कराई। कोई नामजद FIR दर्ज नहीं कराई थी हमने, क्योंकि अज्ञात के लोगों के खिलाफ, चोर के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। पुलिस ने जो है अपनी तहकीकात की। तहकीकात में हमारे आसपास जो नीचे दुकान हैं, जो नीचे बैंक है, वहाँ के CCTV फुटेज निकालेगा। CCTV फुटेज निकालने के बाद जो चोर पकड़ में आया वो हमारे ही काउंसिल का एक कर्मचारी था। पुलिस ने उस CCTV फुटेज के आधार पर उसको मुलजिम मानते हुए उसको जेल भेज दिया गया था। तत्कालीन समय में लगभग 5 माह जेल में रहने के बाद उसकी हाई कोर्ट से जमानत हुई थी। वो हमारे ही काउंसिल में कार्यरत संविदा पर गार्ड था संजय मिश्रा। जमानत से छूटने के बाद जैसे कि हमारे कर्मचारियों ने, हमारे जो नियमित वरिष्ठ हैं, उन लोगों ने बताया कि चूँकि चोरी में जब लिप्त हुआ, जो मुलजिम बना, जेल गया, 5 महीने जेल में रहा, तो जो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए हमारी काउंसिल का बोर्ड है, उन्होंने जो है उसको, जो उसकी संविदा है, उसकी संविदा समाप्त कर दी थी, उनको नौकरी से निकाल दिया था। उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मथुरा बरेली रेलवे मार्ग पर एक युवक के ऊपर से पूरी मालगाड़ी गुजर गई, लेकिन युवक बाल बच गया। जानकारी के अनुसार युवक रेलवे ट्रैक पर खड़ा था। इसी दौरान मालगाड़ी अचानक चल पड़ी। जान बचाने के लिए युवक ट्रैक के बीच में लेट गया और पूरी मालगाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई। यह घटना सिकंदराव क्षेत्र में हुई और सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवक की साहसिक हरकत दिखी जा सकती है। हालांकि युवक सुरक्षित है, लेकिन यह घटना रेलवे सुरक्षा और ट्रैक पर सावधानी की अहमियत को फिर से उजागर करती है। रेलवे प्रशासन ने घटना की जांच का शुरू कर दी है। जल्दी जल्दी भागे को नहीं जाए, मरो ना है, आराम से। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर। बसपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर सबरीमाला को लेकर बड़ा हमला बोला है। संसद ने कहा है कि कांग्रेस ने 2 तरह का हमला किया है। कोर्ट के निर्णय के बाद महिलाओं के प्रवेश का जश्न मनाना, जबकि बसपा ने इसका विरोध किया और सबरीमाला सोना घोटाले के मुख्य अभियुक्त उन्नी कृष्ण पोटी से संपर्क और बैठकें करना। अनुराग ठाकुर ने स्पष्ट किया कि बसपा हमेशा अयप्पा श्रद्धालुओं और मंदिर की परंपराओं के पक्ष में रही है।
साथ ही उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी दोहराई। कांग्रेस ने दो तरह का असॉल्ट और अटैक अयप्पा डिवोटीज पर किया। पहला, जब कोर्ट का निर्णय आया कि महिलाओं की एंट्री सबरीमला टेम्पल में हो, तो मंदिर की परंपराओं और कस्टम्स, बिलीव्स इन सब के खिलाफ था। भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया, सड़कों पर उतरी, केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको जश्न मनाया कि अयप्पा डिवोटीज के इस परंपराओं को तोड़ने का काम किया गया, कस्टम्स को तोड़ने का काम किया गया। और हमारे राज्य के अध्यक्ष श्रीधरन पिल्लई के खिलाफ उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की, कोर्ट में गए। केवल भारतीय जनता पार्टी अयप्पा डिवोटीज की लड़ाई लड़ी, सबरीमला टेम्पल्स के कस्टम्स और बिलीफ की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस लूटने में लगी थी, किसके थ्रू? उन्नी कृष्णन पोटी, जो सिंडिकेट का हिस्सा है, जो मुख्य अभियुक्त है, जिसने 4.5 किलो सोना सबरीमला टेम्पल से चुराया, सबरीमला गोल्ड स्कैम का अभियुक्त है। उसकी कई बार मीटिंग श्रीमती सोनिया गांधी जी से दिल्ली के उनके आवास में हुई। कांग्रेस के सांसदों ने मीटिंग कराई, कांग्रेस के सांसदों ने महंगे महंगे गिफ्ट क्या उनसे लिए, और क्या केवल कांग्रेस के सांसदों ने लिए कि कांग्रेस हाईकमान को भी दिए। और कांग्रेस के किन नेताओं के तार विदेश में बैठे उन लोगों से जुड़े हैं, किनके रिश्तेदार वहां पर हैं जो एंटीक्स का काम करते हैं। तो क्या इस तरह से केवल सबरीमला गोल्ड स्कैम ही नहीं, एंटीक्स का लेना देना भी कहीं पे हुआ है? ये बहुत गहरे षड्यंत्र, जहां एक और हिंदुओं की अयप्पा डिवोटीज की परंपराओं के खिलाफ था, वहीं दूसरा वहां से सोना चुराने का और किसी दूसरे तक पहुंचाने का, और क्या विदेश तक भी कुछ और पहुंचाने का काम इसमें से किया गया। तो ये एसआईटी से जांच नहीं चल सकती, सीबीआई जांच इसमें होनी चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस की क्या मजबूरी थी कि सोनिया जी का सबरीमला गोल्ड स्कैम के अभियुक्त से मिलना। लखनऊ से बड़ी प्रशासनिक खबर। पूर्व आईएएस अधिकारी अवनीश अस्थाई को 1 और साल का सेवा विस्तार दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नियुक्ति विभाग ने आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है कि सिंगापुर और जापान दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने यहां निर्णय लिया, और अवनीश अस्थाई हाल ही में मुख्यमंत्री के साथ विदेश दौरे पर भी गए थे। सेवा विस्तार का आदेश विशेष सचिव आईएएस विजय कुमार द्वारा जारी किया गया, और अस्थाई को मुख्यमंत्री के सबसे भरोसेमंद और प्रभावशाली सलाहकारों के गिना जाता है, और रिटायर्ड आईएएस ने होने के बावजूद सरकार में उनकी प्रभावशाली मौजूदगी कायम है, और शासन ने लेकर जमीनी स्तर तक उनकी मजबूत पकड़ है, और कार्यशैली को ही सेवा विस्तार की मुख्य वजह माना जा रहा है। लगातार मिल रहे विस्तार को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर भी तेज हो गया है। कोलकाता से बड़ी राजनीतिक खबर। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने पश्चिम बंगाल में चुनाव और हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। मजूमदार ने कहा है कि चुनाव आयोग में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद है, और उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर आरोप सही होते तो अदालत में उसके पक्ष में फैसला होता। सुकांता मजूमदार ने पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद होने वाली हिंसा पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा है कि पहले बिहार और उत्तर प्रदेश में ऐसा होता था, लेकिन अब वहाँ स्थिति सुधर गई है। केवल बंगाल में ही यह समस्या बनी हुई है, इसलिए केंद्रीय बल सेंट्रल फोर्स भेजे जा रहे हैं। देखिए, ईसीआई के ऊपर ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही है, सारे आरोप बेबुनियाद है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अगर आरोप सही होते तो कोर्ट में जाकर उनको उनके फेवर में राय मिलता ना, उनके फेवर में कोर्ट का वर्डिक्ट मिलता।
लेकिन अभी तक नहीं मिला। फिर कोशिश कर रहे हैं कि बार बार कोर्ट में जाने के लिए, तो जाने दीजिए। अगर आपके पास ट्रूथ है तो आप कोर्ट में जाइए। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, हवा गर्म कर रहे हैं, बाजार गर्म कर रहे हैं, शोर बाजार में मचा रहे हैं, कोर्ट में नहीं मचा रहे हैं। कोर्ट में जाइए। कोई भी इलेक्शन कमीशन किसी भी देश का हो, किसी का नाम ऐसे नहीं काट सकता। जो भारत के नागरिक है उनका नाम रहना चाहिए और रहेगा, जो भारत के नागरिक नहीं है वो नहीं रहेगा। ममता बनर्जी क्लेम कर रही थी अपनी स्टेटमेंट में, मैं चाहता हूं सबका नाम रहे। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर आप भारत के नागरिक नहीं है, इफ यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, योर नेम should not be included that in voter roll. That should be the rules and that is the rule. दादा इलेक्शन से पहले सेंट्रल नहीं होगी, 50 से भी नीचे सीट आएगी। देखिए, पहली बात यह है कि भारत में एकमात्र राज्य अभी शेष रह गया है जिसमें बिफोर इलेक्शन, ड्यूरिंग द इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन वायलेंस होता है। बाकी इससे पहले बिहार, यूपी में भी घटना घटती थी, अब वो भी निकल चुके हैं इससे। तो एक ही स्टेट में वायलेंस होता है, इसलिए आ रहा है। अब वायलेंस बंद कर दो, कोई नहीं आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत के साथ।